अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज पाकिस्तान में एक रिपोर्ट का चर्चा है और वो रिपोर्ट आईएमएफ की है, जिसमें पाकिस्तान की खूब उन्होंने क्लास ली है। और मज़े की बात यह है, मज़े की बजाय ना दिलचस्पी का वर्ड इसको रिप्लेस कर लें। दिलचस्पी की बात यह है कि अपनी बेइज्जती पर मबनी रिपोर्ट को पाकिस्तान ने जारी किया है। पाकिस्तान के बस में होता तो शायद ऐसा ना करता। पिछले 3 माह से हम इस रिपोर्ट को रोके हुए थे और आईएमएफ को ये रिपोर्ट बहुत डाढ़ी आई हुई थी। वो कह रहे थे कि जारी करेंगे तो आगे कोई बात चलेगी। और हमें ये जारी इसलिए करनी पड़ी कि हमें किस्त चाहिए, कोई 1.2 अरब डॉलर की किस्त जो कि हमें आईएमएफ से चाहिए। तो उससे पहले इस रिपोर्ट को जारी करना ज़रूरी था कि जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स पे इस्लाहात की उन्होंने बात की है और साथ करप्शन का भी जिक्र किया। करप्शन पे मैं बाद में आता हूँ, लेकिन नाजरीन ये हमारा 24वां प्रोग्राम है। यानी कि मतलब ये है कि हम 24वीं दफ़ा आईएमएफ के पास गए हैं। हमारे जो मुख्तलिफ हुक्मरान हैं उन्होंने पता नहीं कितनी दफ़ा जो कशकोल तोड़े हैं, फिर जो है उसको जोड़ जोड़ के तो दोबारा से हम चल पड़ते हैं। पहला हमारा प्रोग्राम जो है वो 1958 में आया था। तब हमने आईएमएफ के प्रोग्राम में गए थे। आईएमएफ का प्रोग्राम हमें क्या क्यों चाहिए होता है कि हमें असल में डॉलर चाहिए होते हैं। डॉलर की हमारे पास शार्टेज होती है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पैदा हो जाता है। आपने जितनी भी कोई इंटरनेशनली को बाइंग करनी होती है तो वो आपकी डॉलर में करनी पड़ती है, यानी कि उसमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। तो वो आपको जो डॉलर देते हैं उसके बाद फिर जो है ना वो आंदे ने क्योंकि बंदे दे पुत्र बनो क्यों साढ़े हाल बार बार आਉਂਦੇ हो, तो अपनी इस्लाहात भी करें। तो वो इस्लाहात जो बताते हैं ना वो बड़ी कड़वी किस्म की होती हैं। हम भी उनको भी गालियाँ देते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि साथ डॉलर भी हमें चाहिए। तो अब यह है कि अभी भी हम जो है ये 24वां प्रोग्राम है जिसमें गए हैं। एक तरह से हम जो है ना उनके एक फ्रीक्वेंट बारोर हैं। जिस तरह होते हैं ना फ्रीक्वेंट ट्रैवलर के, उनको बड़े उनके लिए कोई मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेंटिव दिए जाते हैं कतर एयरवेज़ या बाकी जो एयरलाइन है उनकी तरफ से। आई डोंट नो कि आईएमएफ ने हमें कोई इंसेंटिव दिया कि नहीं। इतनी दफ़ा तो हम उनके पास चले गए हैं। मेरा ख्याल है कि जो पहले कोई 5-6 ममालिक होंगे जो कि बार बार जाते हैं उधर आईएमएफ में, तो पाकिस्तान का नंबर जो है, पाकिस्तान का नाम जो है उन्हीं में होगा। अब ये उस रिपोर्ट में जो जिस बात की तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ वो क्या है, वो उन्होंने करप्शन का जिक्र किया। उन्होंने क्या है कि बहुत ज़्यादा करप्शन है पाकिस्तान में, कोई काम पैसे के बगैर होता नहीं है। और उन्होंने कहा कि साथ एक बेबसी का इजहार भी किया कि करप्शन को कैसे मापा जाए, कि कितनी ज़्यादा करप्शन है। ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा ट्रिकी होता है। और फिर यह है कि उसके मुख्तलिफ अलबत्ता तरीके होते हैं कि कोई एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उसने कितनी रिकवरी की, कोई इस तरह से कोई अंदाजे लगा के जो एक रिकवरीज होती हैं उसकी बुनियाद पे आगे को प्रोजेक्शन कर लेते हैं कि टोटल इतनी करप्शन का साइज़ होगा। तो उन्होंने उसमें जो जिक्र किया, उन्होंने कहा कि 2023 जनवरी से लेके अभी तक जब ये रिपोर्ट बनी थी, यानी कि आप समझें कि जनवरी 2025 तक कह लें, यानी कि अगर ये वाला टाइम लिया जाए 2 साल का, तो इस दौरान कोई 5.3 खरब रुपए की रिकवरीज हुई हैं। और ये उन्होंने कहा जी कि अगर ये रिकवरीज हुई हैं तो इससे अंदाज़ा लगाएं, यानी रिकवरी किस मद में हुई है जी, कि ये करप्ट मनी थी जो कि यानी कि एक जो करप्शन के मुख्तलिफ कोई ठेके देने या और कोई अब्यूज़ ऑफ पावर के बदले में जो मुख्तलिफ लोगों ने पैसे बनाए हुए थे, ये उनसे रिकवरी की गई है। और इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में कितनी करप्शन है। और मेरा ख्याल है कि नैब से तो नैब की जो रिकवरीज है बजाते ख़ुद तो देखने को तो अच्छी लगती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो वाकई बात दुरुस्त है कि इससे कहीं ज़्यादा है। और आप जो हैं, आप और मैं, मेरा ख्याल है कि हम कोई किसी और सियारे से नहीं आए हुए, इधर की मखलूक हैं और हमें आइडिया है कि पाकिस्तान में काम कैसे चलते हैं। और इसी वजह से जो एक गरीब आदमी है उसके लिए जीना दूभर कर दिया गया है। और ये करप्शन जो होती है ना, अनफॉर्चुनेटली हमारा अलमिया ये है कि हमने जो जिस तरह की आजकल हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ना, हम एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल करने के लिए बात कर रहे होते हैं जी, वो देखो जी इतनी करप्शन तो साबित होगी। ये जो है ये हमारा एक सोसाइटल स्ट्रक्चरल इशू है जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, जिसकी तरफ ना हमारी अदलिया तवज्जो देती है, बल्कि अदलिया बजाते खुद बहुत करप्ट है। यानी कि आपको पता होगा कि अगर आप कहीं कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो उधर कितने मसाइल आते हैं। और जिस तरह वकला लोगों को ट्रीट करते हैं, या ऐसे भी
मैं लोगों को जानता हूँ कि वकील पैसे ले लेता है, बाद में केस ही नहीं कंटेस्ट करते, या वकील को पैसे दे के लोग इस तरह होता है जैसे ये रगमाली फील करते हैं। आपने कोई ज़मीन की कोई ट्रांसफ़र करनी हो, उसके लिए पैसे, पुलिस वाले से पैसे, और पुलिस वाले को पैसे, और अगर कोई पुलिस वाला काम पैसों के बगैर कर दे और आपकी कोई सिफारिश भी ना हो तो बंदे को बड़ा ताज्जुब होता है, लगता है कि यार ये तो वली अल्लाह है जिसने ये काम कर दिया है। और लोगों ने अपने अपने जवाब भी तराशे हुए हैं। हमारा जो सिंध सूबा है उसमें तो बाकायदा एक तरह से रेट से लगे होते हैं, यानी कि फ़लाँ काम का, यानी कि उसको एक सिस्टम का नाम दिया जाता है, यानी कि फ़लाँ काम के फ़लाँ सेक्रेटरी को इतने पैसे मिलेंगे, जो नीचे जिससे फ़ाइल मूव होगी उसको इतने मिलेंगे। उन्होंने इसको बाकायदा अपने कल्चर का हिस्सा बना लिया। तो एनीवे ये एक ओवरऑल इससे करप्शन से गरीब आदमी ज़्यादा सफ़र होता है। अमीर आदमी जो है उसके पास पैसे होते हैं, वो काम निकला लेता है, और दूसरा वो खुद सोचता है कि मैं भी तो किलो पैसे बना ही लाऊंगा ना, तो वो बना भी लेता है। और ओवरऑल हमारा सिस्टम जो है इंतहाई करप्ट है। और जो आईएमएफ ने बात की है, मेरे ख्याल है कि इन चीज़ों पर अगर हम तवज्जो नहीं देंगे तो हमारे लिए दिन ब दिन चैलेंजेस बढ़ेंगे। लोगों में जो एक महरूम तबका है उनमें दिन ब दिन इजाफा होगा, और यही लोग जो हैं फिर हुकूमत के लिए भी ख़तरा बन जाएंगे, कोई भी हुकूमत होगी। उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है, उन्होंने कहा जी कि 60% जो है इनकी जो यूथ है जो कि 30 साल से कम उम्र में है, और ये बहुत बड़ा, यानी कि हम तो इसको यूथ बल्ज कह रहे होते हैं, ये बड़ा एक डेंजरस साइन भी एट द सेम टाइम, कि आपको अगर इतने मुंह हों, इनके 60% मुंह ही हों आपके, और उनके मुंह में आपने नवाला डालना और नवाले कम हो, तो जिनको नहीं मिलेगा वो क्या करेंगे। तो लिहाजा इस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है और करप्शन पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नहीं तो यही सलाब जो है किसी भी हुकूमत को ले जाने की, फारग करने की, ओवरऑल एक सोसाइटी को अपसेट करने की सलाहियत रखता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि जनाब एक ख़बर आई है कि ये पैसों वाले मामले में, करप्शन में तो हम ठीक हो ही नहीं सकते ना, यानी कि ये तो हमने तय किया हुआ है। तो बाकी जो पॉजिटिव खबरें हैं उसमें आज एक दुबई में एयर शो था, और उसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स भी थे, इंडियन भी थे। आई डोंट नो कि इंडियन उधर कैसे पहुंच गए पाकिस्तानी स्टार पर। हालांकि मैं अगर कोई इंडियन एयरफोर्स से होता और मैं उधर होता तो मैं तो एक शौरी कोशिश करता, और अगर मैं अपने डेलीगेशन का सरबराह होता तो मैं बाकियों को भी नसीहत करता कि उधर से दूर रहना, वो आपको एक एम्बेरसमेंट होगी। खैर एनीवे, वो उधर पहुंच गए, और उधर जो आगे पाकिस्तानी पायलट हैं, कोई तस्वीर बनाने वाला बंदा भी मौजूद था मेरे ख्याल, शायद वो उसके लिए अलर्ट थे, या यानी कि उन्होंने वैसे तस्वीर बना रहे होंगे इस दौरान ये आ गए, तो उन्होंने कहा कि ये तो मास्टर पिक्चर है। उसमें 3 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं और पाकिस्तानी पायलट है, बड़ा एक हम्बल स्टाइल में उनसे बात कर रहा है, और उनको साथ उसने चाय भी ऑफ़र की, जो कि हमारी एक ट्रेडिशन है कि हम इंडिया वालों को, आपको पता है अभिनंदन जो है, यानी कि वो भी चाय पीने आया था पाकिस्तान, तो इनको भी इन्होंने ऑफ़र की कि आए आपको चाय पिलाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, यानी कि थैंक यू वेरी मच। तो चाय तो उन्होंने नहीं पी, लेकिन को पानी वगैरह पी लिया। अच्छा नाज़रीन, ये जो फ़ौजी लोग होते हैं ना, इनका आपस में रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है। ये अपने मुल्क के लिए एक दूसरे को मारते हैं। नहीं, मसलन जो एक इंडियन फ़ौजी है वो पाकिस्तानी फ़ौजी को मारना चाहता है, पाकिस्तानी जो इंडियन को मारना चाहता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये अपने आप को एक बरादरी का हिस्सा भी समझते हैं, एक ट्राइब भी समझते हैं, कि जो एयरफोर्स के लोग हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, वो एक अपनी, ये एक बड़ा एक उनको कुर्बत फ़ील होगी कि मैं भी एयरफोर्स से हूँ, वो भी एयरफोर्स से है। तो ये चलता रहता है। तो ये इनका ये जो दो तरफ़ा, ये जो दो तरह का रिलेशनशिप है, ये भी हर जगह पर मौजूद होता है। तो एनीवे ये मेरे ख्याल है कि इस तरह की तलहियों में अगर कोई इस तरह की तस्वीर जारी होती हैं तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है। बल्कि किसी इंडियन ने इस पे तबसरा किया हुआ था, उसने कहा जी कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने तो जाके पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक भी नहीं किया, तो लेकिन देखें हमारे लोग जो हैं, जो एयरफोर्स वाले हैं, वो उनके स्टॉल पर चले गए हैं। मेरे ख्याल ये पॉजिटिव जेस्चर है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ ये ज़रूर है अलबत्ता कि अगर पाकिस्तानी जो हैं अगर इंडिया से हारे भी होते और फिर उनके स्टॉल पर पहुंच जाते, फिर हमारे क्या जज्बात होते, ये आप ज़रा इमेजिन ही कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सुहेल अफरीदी के हवाले से है। सुहेल अफरीदी ने को बड़के मारी हैं। उमर अयूब की सीट खाली हुई है, उसकी बेगम कंटेस्ट कर रही है, और उधर जाके उसने ख़िताब किया, और उसने सबको वार्न किया, पुलिस वालों को और बाकियों को, कि ਤੁਹਾਡੀ खैर नहीं। और उस पर फिर आगे कोई इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया, उसने को वजारत दाखिला को भी कहा कि यार वो एवं ना कोई साढ़े बंदे कोई तंग ना करे। और फिर जो है उधर से जो कोई केपी की पुलिस है उसके आईजी को भी डायरेक्ट किया है कि जाके
वज़ीर आला को मिले तो उन्होंने कहें कि तुहानू कदों की ढिड पीड़ हो रही है, की मसला की है थोड़ा, वाई आर यू डूइंग दैट। अच्छा, एक तो जो सहील अफरीदी है वो भी मेरा ख्याल है उसका मैंडेट ही बढ़ के मारना है कि यही काम करने आया हुआ है। एट द सेम टाइम दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन की भी कौन सी क्रेडिबिलिटी रह गई है। ये मैं बात जो आप समझें कि ये जो जब क्रेडिबिलिटी थी उस टाइम भी नून जो पीटीआई वाले हैं उनको गालियाँ दे रहे थे, वो अपनी जगह पर बात दुरुस्त है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि जो जनरल इलेक्शन के बाद ओवरऑल जो एक इलेक्शन कमीशन का ग्राफ जितना डाउन गया है, तो उस लिहाज से आई डोंट थिंक कि ये भी कोई मॉरल अथॉरिटी इनके पास भी है। बस यही है कि अपनी अपनी मसल पावर यूज़ कर रहे हैं, जो जिस तरह कर सकता है वो अवाम की ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रियासत की ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे को डराने के लिए। अब जो है यानी कि एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बड़ा डेंजरस भी है। उससे बात करते हुए मैं हिचकिचा भी रहा था, या हिचकिचा रहा हूँ, लेकिन मैं एट द सेम टाइम मैं करना भी चाहता हूँ। अबसार आलम साहब ने कल एक विलाग किया है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अबसार साहब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? अगर नहीं किया तो अभी फौरी तौर पे उनका चैनल सब्सक्राइब करें। बड़े अच्छे प्रोग्राम करते हैं और उनका चैनल जो है उसकी ग्रोथ भी बड़ी तेज़ी से हो रही है। तो पेशतर इसके कि आप कोई चीज़ें मिस कर जाएँ, आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो नहीं करेंगे उनको मैं इधर भी कुछ बता दूंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने सब्सक्राइब नहीं करना, सब्सक्राइब करना है और देखा करें रोज़ाना उनका चैनल। तो उन्होंने कोई जनरल फैज़ के हवाले से को बातें की हैं कि जनरल फैज़ जो है वो इस यानी कि उनकी कोई जो आजकल चीज़ें चल रही हैं कि उनको उनका फ़ैसला आने वाला है। यानी कि वो कह रहे थे जी कि कई लोग कह रहे हैं कि फ़ैसला आ चुका है। मेरा नहीं ख्याल, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन फ़ैसला तो जो भी जिसने बात की है वो इस हवाले से किया कि उनका फ़ैसला आने वाला है जनरल फैज़ का। अब जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, बताया है कि उन पे कितने संगीन इल्ज़ाम हैं। कुछ का जो उन्होंने ज़िक्र किया है, अक्सर तो आप जानते हैं वो जो टॉप सिटी वाला केस है, या कोई और कोई ज़मीनों पे कब्ज़े उनके भाई के ज़रिए, या इस तरह के जो मामला हैं। जो दो चीज़ें हैं ना उसमें बड़ी मुझे इम्पॉर्टेंट लगी हैं और बड़ी खौफनाक लगी हैं। एक तो ये था कि वो बीइंग DGI उसने उधर से जो अहम डेटा था जो कि इंतहाई क्लासिफाइड था वो उधर से ले जाने में यानी कि वो ले गए। यानी कि आजकल का आपको पता है कि आप कोई भी चीज़ जो है अपनी कोई USB में डाल लें, या इससे भी कोई सोफिस्टिकेटेड सिस्टम आ गए हुए हैं, तो काफ़ी चीज़ें वो ले गए। अब ये एक बड़ी एक अनऑथराइज्ड किस्म की एक ट्रांसफ़र थी। ये भी उन पे बड़ा एक संगीन इल्ज़ाम है। अब उसको उन्होंने किस अंदाज में इस्तेमाल किया अपने मुखालफिन के बारे में, या PTI को सपोर्ट करने के हवाले से, या किसी और काम के लिए, ये कोई चीज़ें जो हैं वो आगे बाद में हमें पता चलेगा, अभी तो उसके हवाले से आइडिया नहीं है। दूसरी जो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ था अपने हम ख्याल लोगों का, जो कि नेवी में भी थे, जो कि एयरफोर्स में भी थे, जो कि फ़ौज में भी थे, जो कि ISA में भी थी, और ये इनकी बड़ी आपस में कोलैबोरेशन थी और ये अपने अंदाज में ऑपरेट करते थे। और अक्सर जो है यानी कि उसके जो ख्यालात हैं वो बड़े ही फेटल किस्म के होते थे, कि यानी कि वो कोई ऐसी कोई चीज़ों का पता चला है कि वो इवन जो आर्मी चीफ़ हैं उनको भी एलिमिनेट करने का प्लान कर रहे थे, या उन्होंने कोई इस हवाले से सोचा या प्लान किया, या जो भी है इस तरह की कोई बात हुई है। और ये इंतहाई डेंजरस है। यानी कि पाकिस्तान के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो हमारी हिस्ट्री में कोई भी आर्मी चीफ़ इवन के फ़ौज उससे एग्री करती है, डिसएग्री करती है, ये कभी सवाल नहीं हुआ। ये ट्रेडिशन रही है कि वो एक कमांड को ओबे करते हैं। यानी कि वो चला जाए तो उसके बाद उसको बेशक गालियाँ देते रहें, लेकिन उसकी मौजूदगी में जब तक वो कमांडर है ये किसी कोई सोच भी नहीं सकता। और यानी कि ये मैं तो ये समझता हूँ कि वैसे ही इतना आसानी से मुमकिन भी नहीं है। मैंने अगले दिन भी आपसे शायद इसी प्रोग्राम में बात की थी कि मैं ये जो इधर हम कोर कमांडर जिसको बड़ा एक तोप चीज़ समझते हैं ना, वो भी आर्मी चीफ़ के मुकाबले में इसी तरह होता है। यानी कि वो फूंक मार देना तो वो बस गया, कोर कमांडर गया। उसको आप साइड से हटा दें उसकी सारी ताकत ख़त्म हो जाती है उसी टाइम। एक जो लेफ्टिनेंट जनरल की क्या एक ड्रीम होते हैं, दो ड्रीम होते हैं, यानी कि वो कोर कमांडर बने और आर्मी चीफ़ बने। कोर कमांडर तो उसके आर्मी चीफ़ बनने के लिए भी ज़रूरी होता है, तो लिहाजा अगर वो कोर भी उससे छीन ली जाए तो कमांडर साहब जो हैं वो तो फारग हो जाते हैं पीछे। अब ये बात जो है ये बड़ी डेंजरस है। एट द सेम टाइम मुझे प्लाजिबल भी लगी। प्लाजिबल यानी कि इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि गल मनने चाहती है। यानी कि मैं
जो कह रहा हूँ ना कि बात मानने में आती है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। ये जो है ना, ये आज मैं सिर्फ जनरल आसम का ही आपको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ देर बाद मैं आपको एक और जनरल का भी बताऊंगा कि जिनके हवाले से कोई इस तरह की कोई प्लानिंग हुई थी। और यानी मैं अब चाह रहा हूँ कि आज सारी बातें ना ही खुलें, मेरे पास वो काफ़ी देर से कोई इन्फॉर्मेशन थी। मैं मेरे जहन में यही था कि कोई मुनासिब टाइम आ जाए। कई दफ़ा इन्फॉर्मेशन को मैं स्टोर करके रख देता हूँ फ्रीज़र में कि जब कोई टाइम आएगा ना तो इन्हों ओवन एक गर्म कर लेंगे तो लिहाजा कभी टाइम आ जाता है, कभी वो चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।